वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। बच्चों, जिस लकड़ी की मेज पर तुम बैठते हो वह क्या है? क्या वह पदार्थ है? पदार्थ यानी द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। ये शब्द आपको याद रखने हैं और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों यानी नाक, कान, जीभ, आँख और कान 5 इंद्रियां हैं द्वारा कर सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस होती हैं। वायु यानी हवा को हम आँखों द्वारा नहीं देख सकते, परंतु उसका अनुभव हम हिलते हुए पत्तों को देखकर कर सकते हैं। आओ अब इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। पतली सी लकड़ी की डंडी के सिरों पर एक तरफ पिचका हुआ तथा दूसरी तरफ फूला हुआ गुब्बारा धागे की सहायता से बांधकर लटकाइए। डंडी के बीचों बीच एक धागा और लगाइए जैसे तराजू को बनाते हैं। देखिए इससे क्या होता है। अब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, एक सिरे पर पिचका गुब्बारा बांध दिया गया, एक सिरे पर फूला गुब्बारा बांध दिया गया। तो जब आप बीच में धागा बांध के लटकाएंगे बच्चों, तो फूले हुए गुब्बारे का सिरा थोड़ा सा झुक जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो हवा भरी है उसमें क्या है, थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा भार है, इसलिए वो झुक जाएगा। जबकि पिचके गुब्बारे में कोई भी हवा नहीं है तो ये हल्का है, इसलिए ऊपर हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है? क्या हवा में भार है? तो अभी हमने देखा कि हाँ है, तो हमने भरेंगे हाँ। क्या हवा स्थान घेरती है? अब देखिए, पिचका हुआ गुब्बारे के अंदर का स्थान खाली है, जबकि यहाँ पे ढेर सारा स्थान भर गया है, तो हाँ स्थान घेरती है। नेक्स्ट, अपने आसपास की वस्तुओं को ठोस, द्रव तथा गैस के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ठोस में पुस्तक, डस्टर, बाल्टी। द्रव में दूध, पानी, तेल। गैस में धुआं, भाप और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। इन तीनों अवस्थाओं में इनके अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। यह बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम तथा गैस के अणुओं में सबसे कम होता है। बच्चों, अगर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको करते हुए देखने हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें विज्ञान कक्षा 6 से 8 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 7 की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें ये सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए गए हैं। और एंड स्क्रीन पे मैं वो प्लेलिस्ट लगा भी दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। आओ करके सीखें। सामग्री क्या क्या चाहिए हमें? कांच अथवा प्लास्टिक या पारदर्शी कटोरी, गिलास, भगोना, पत्थर, पानी तथा धूपबत्ती इत्यादि। अब देखिए, चित्र ए के अनुसार एक छोटे पत्थर के टुकड़े को कटोरी, गिलास तथा कटोरे में बारी बारी रखते हैं। बारी बारी हमने उसी पत्थर के टुकड़े को पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा और फिर यहाँ रखा। क्या ऊपर दिए गए चित्र में ठोस पत्थर का आकार या आयतन बदलेगा, हाँ या नहीं, और क्यों? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नहीं बदल रहा है, तो नहीं। क्यों ऐसा होगा? ठोस पत्थर अवस्था में अंतराणुक बल बहुत अधिक होता है जो अणुओं को आपस में बांधे रखेंगे, जिससे पत्थर का आकार या आयतन नहीं बदलेगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने। अब चित्र बी के अनुसार तीनों बर्तन में पानी भरते हैं। सेम पानी हमने पहले इसमें भरा, फिर इसमें भरा और फिर इसमें भरा। अब देखिए, क्या द्रव का आकार तथा आयतन बदलता है, हाँ, नहीं, तो और क्यों? तो अब हमें आंसर देना है। तो द्रव या जल में अंतराण्विक स्थान अधिक ठोस से अधिक होने के कारण आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिससे जल के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, जिससे जल की आकृति बदलेगी परंतु आयतन नहीं बदलेगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं बच्चों कि अगर 1 लीटर दूध आपको लेना है तो चाहे वो आप बड़े भगोने में लीजिए या छोटे भगोने में लीजिए, रहेगा तो वो दूध 1 लीटर ही, यानी उसका आयतन नहीं बदल रहा है, केवल उसका क्या बदलेगा, जब भगोने में डालेंगे तो बड़े भगोने के आकार का हो जाएगा और जब छोटे भगोने में डालेंगे तो छोटे भगोने के आकार का वह हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमने तीनों में सेम बर्तन में तीनों में धूप बत्ती जला दी। अब ये धुआं देखिए कहाँ जा रहा है। तो चित्र सी के अनुसार तीनों बर्तनों में बारी बारी से जलती हुई धूप बत्ती रखते हैं। क्या धुएं के या गैस के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन होगा, हाँ, नहीं, और क्यों?
तो आंसर हो जाएगा हमारा धुआं या गैस के अणुओं के बीच अंतर आणविक दूरी बहुत अधिक होने के कारण अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान नगण्य होता है, जिससे धुएं के आकार व आयतन दोनों बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका धुआं चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि अंतर आणविक वो बांध के रख ही नहीं पाएगा, इसकी वजह से इसके आकार और आयतन दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, नीचे दिए गए गोलों में बिंदी चिपकाइए और बताइए यह गतिविधि क्या दर्शाती है। तो अब आपको इन जो गोले हैं इनमें आपको बिंदी चिपकानी है, ठीक है। आपके पास बिंदी होगी तो आप उसको चिपकाइए। तो ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, ठोस के कण, क्योंकि ये बहुत पास पास है, इनके बीच में दूरी बहुत कम है। इनके बीच में थोड़ी दूरी है तो ये हो गए द्रव के कण, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है तो ये क्या है, गैस के कण। नेक्स्ट कह रहा है, परमाणु पदार्थ द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता। अधिकतर दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं, जैसे जल, नमक आदि। यहाँ पे ए में देखिए किसी तत्व के परमाणु हैं, और बी में किसी तत्व के परमाणु हैं, सी में किसी यौगिक के परमाणु हैं, क्योंकि दो कलर के हैं इसमें, और इसमें क्या है, तत्व एवं यौगिकों का मिश्रण। इसमें सबको मिला दिया तो क्या बन गया, मिश्रण। फिर देखिए तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी। अब देखिए ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। अब ये लोहा हो सकता है, ये चांदी हो सकता है, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक परमाणु अलग अलग है, और यहाँ पे दो परमाणु जुड़ गए तो क्या बन गया, अणु। यानी दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बना लिए, तत्व का अणु। फिर देखिए जैसे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी O2, हाइड्रोजन यानी H2। हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं। कई ऐसे तत्व भी होते हैं जिनके एक अणु में केवल एक ही परमाणु होता है, जैसे हीलियम, नियॉन। नियॉन के भी अणु में एक ही परमाणु होता है। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या करते हैं, जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, तथा अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं, जैसे जल, नमक आदि। ऊपर दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र H2 का हो सकता है। अब देखिए H2 का चित्र इन चित्रों में से H2 का चित्र कौन सा हो सकता है। तो आप देखिए H2 का चित्र यही हो सकता है, क्योंकि इसमें दो परमाणु हैं, एक अणु बना रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो ऊपर दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र H2 का हो सकता है, तो बी। फिर कह रहा है ऊपर दिए गए चित्र में कौन सा चित्र NH3 का हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक अलग परमाणु है, तीन अलग, तो ये हो सकता है NH3 का। तो NH3 का कौन हो सकता है, सी वाला। तो हम ऑप्शन भरेंगे सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों के अणुओं को देखकर बॉक्स में उनका फॉर्मूला बनाइए। तो देखिए यहाँ पे दो H हैं और एक O है, तो ये हो गया H2O, और ये हमारा क्या बन जाता है, जल। फिर देखिए यहाँ पे C है और दो O हैं, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए ये N है तो N, और यहाँ पे दो O हैं तो NO2OH, ठीक है, NO2OH। नेक्स्ट कह रहा है मिलान कीजिए। अब बच्चों हमको मिलाना है इससे, तो हाइड्रोजन का होता है H, तो हम इसको H से मिला देंगे। क्लोरीन का होता है Cl, तो हम इसको Cl से मिला देंगे। कोबाल्ट का निशान होता है बच्चों CO, तो हम इसको CO से मिला देंगे। ब्रोमीन को रिप्रेजेंट करते हैं Br से, तो हम Br से मिलाएंगे। नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो N से मिलाएंगे। ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको O से मिलाएंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए रासायनिक सूत्रों में प्रयुक्त अव्ययी संकेतों को लिखिए। NO2, तो देखिए इसमें N है तो N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। NaCl, Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोरीन। H2SO4, H फॉर हाइड्रोजन, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन। C12H22O11, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। नेक्स्ट कह रहा है रासायनिक सूत्रों को पूर्ण करें। अब देखिए C12H22O11, तो हमने पूरा कर दिया, एरो के साथ चलना है, C12H22O11। फिर देखिए CaCO3, CaCO3,
यहाँ पे देखिए HNO3 तो हमने बना दिया HNO3। Na2CO3 तो हमने बना दिया Na2CO3। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यापारिक नाम, नमक का व्यापारिक नाम क्या है? नमक। रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NaCl। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका व्यापारिक नाम क्या है? चूना पत्थर, और रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। फिर कह रहा है KMnO4, तो इसका हम जो रासायनिक नाम है वो पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसका व्यापारिक नाम क्या है? लाल दवा। फिर यहाँ पे देखिए इस कॉलम में दिया रासायनिक नाम सुक्रोज, तो इसका रासायनिक सूत्र है C12H22O11, और इसका व्यापारिक नाम है चीनी। अब दिया है व्यापारिक नाम खाने का सोडा, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3। इसको आप सही भरिए, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो है बच्चों वो धावन सोडा होता है, ना कि खाने का सोडा, तो आप ध्यान से भरिए। नेक्स्ट कह रहा है जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, अम्ल प्लस क्षार क्या बना लेते हैं? लवण प्लस जल प्लस उष्मा, और इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं, इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखिए HCl प्लस NaOH दोनों मिलके क्या बनाएंगे? NaCl प्लस H2O प्लस उष्मा। अब यही उदासीनीकरण का ये एग्जाम्पल है, ये अम्ल है, ये क्षार है, दोनों मिलके लवण बनाते हैं, नमक, पानी निकलता है और उष्मा निकलती है। नीचे दी गई प्रक्रिया में निर्मुक्त उष्मा को क्या कहते हैं? अम्ल प्लस क्षारक लवण बनाते हैं प्लस जल और उष्मा निकलती, तो इस उष्मा को हम कहते हैं उदासीनीकरण उष्मा। नेक्स्ट कह रहा है मिलान कीजिए अम्ल या क्षार या लवण का नाम और औद्योगिक उपयोग। खाने का सोडा, इसका क्या उपयोग है? सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में। सिरका सफेदा बनाने में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन के निर्माण में उपयोग किया जाता है। चूना अमोनिया के निर्माण में उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड साबुन उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सही गलत का निशान लगाइए। लिटमस, हल्दी, गुड़हल प्राकृतिक सूचक है, तो ये सही है। अम्ल व क्षार की क्रिया से परमाणु बनता है, ये गलत है। लवण बनता है। पदार्थ की 4 अवस्थाएं, ये तो बिल्कुल गलत है। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है कल राजू अपनी माँ की अचार बनाने में मदद कर रहा था। थोड़ी हल्दी उसके कपड़ों में लग गई थी, पर यह क्या, जैसे ही उसने हल्दी के दाग को साबुन से धोया वह दाग लाल हो गया था। ऐसा क्यों हुआ होगा? आओ समझें। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें सूचक कहते हैं। इन सूचकों को जब अम्ल और क्षार में मिलाते हैं तब इनका रंग बदल जाता है। हल्दी भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। क्षार की उपस्थिति में सूचक का रंग लाल हो जाता है। तुम्हारी विज्ञान किट में नीले और लाल रंग की पट्टियों के रूप में बहुत कुछ पेपर होंगे। इन्हें लिटमस पेपर कहते हैं। यह 2 रंगों में उपलब्ध होते हैं, नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाने पर वह लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबाने पर वह नीला हो जाता है। सामान्य रूप में पाए जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधों से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, इसके आधार पे हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने क्लास में कराया अपने बच्चों को, आप भी घर पे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आओ बच्चों, कुछ खाद्य पदार्थों का हम स्वयं परीक्षण करके देखें। टमाटर से क्या होगा? नीला लिटमस लाल हो जाएगा। सिरका से क्या होगा? सिरके से भी नीला लिटमस लाल हो जाएगा क्योंकि ये अम्ल है। फिर नमक लवण है, तो इससे लिटमस के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नींबू भी अम्ल है, तो नीला लिटमस लाल हो जाएगा। साबुन एक क्षार है, तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहा है? प्रोजेक्ट कार्य। गुड़हल की पंखुड़ियों को चूने के पानी तथा नींबू के पानी के साथ प्रयोग कीजिए। क्या गुड़हल की पंखुड़ियों का रंग बदलता है? अपने अनुभव को अपने कार्य पुस्तिका में लिखिए। गुड़हल की पंखुड़ियों को चूने के पानी में डुबोने पर इसका रंग हरा हो गया क्योंकि चूने का पानी क्षारीय विलयन है,
जबकि गुड़हल की पंखुड़ियों को नींबू के पानी में डुबोने पर पंखुड़ियों का रंग गहरा गुलाबी हो गया, क्योंकि नींबू का पानी जो है वो अम्लीय विलयन है। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं